नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। ओमे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया क्लास शुरू करेंगे। जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और लगभग 1995 से लेकर 2021 तक के जितने क्वेश्चन हैं सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉलिटिक्स से दो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, हम लोग उससे अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। ऑप्शन ए है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी है निर्वाचन सुधार से संबंधित है। ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। डी है चकमा समस्या से। तो इसका संबंध है दिनेश गोस्वामी समिति का चुनाव सुधार से संबंधित टोटल 4 समितियां हैं, जिसमें पहली समिति थी तारकुंडे समिति, 1974 में गठित की गई थी। और दूसरी समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति, 1990 में इसका गठन किया गया था। तीसरी समिति थी बोहरा समिति, 1993 में इसका गठन किया गया था। और चौथी समिति थी इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिसका 1998 में गठन किया गया था। ये 4 समितियां हैं जिसका गठन चुनाव सुधार से संबंधित है। इसका कोड है बेड टी, BED याद कर लो, टी बेड टी। बी मतलब है बोहरा समिति, ई मतलब है इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी मतलब है दिनेश गोस्वामी समिति और टी मतलब है तारकुंडे समिति। बेड टी याद कर लीजिए। दूसरा है राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम उसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए बायकॉट, ऑप्शन बी घेराव, ऑप्शन सी बंद और ऑप्शन डी हड़ताल। इसका बी है, ऑप्शन ए है दोस्तों, बायकॉट। प्रश्न 3, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल संबंधी कानून है। अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता से रद्द कर दी जाएगी। इसमें 4 प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन था, कोई सदस्य अगर स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागता है जिससे वह चुनाव जीता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सेकंड था, यदि वह अपने पार्टी के विपरीत मत देता है या मतदान में उपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रोविज़न ये था कि अगर 15 दिन के भीतर पार्टी उसको माफ़ कर देती है, वो माफ़ी मांगता है और पार्टी 15 दिन के भीतर उसे माफ़ कर देती है तो उसकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। और तीसरा था, निर्दलीय सदस्य के लिए, कोई निर्दलीय सदस्य अगर चुनाव जीतने के बाद किसी भी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और चौथा पॉइंट था, नाम निर्देशित सदस्य, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ऐसे सदस्यों के बारे में था। ये सदस्य अगर नियुक्ति के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, सी द्विसदनी विधायिका, डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। इसका ऑप्शन डी ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ब्रिटिश में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ब्रिटिश में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि जो किसी प्राधिकरण द्वारा जो कानून बनाया जाता है
उसकी संवैधानिकता की जांच करना कि वह कानून कहीं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं बना रहा है या वह कहीं फंडामेंटल राइट जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इस आधार पर उसका न्यायिक पूर्वावलोकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यह अधिकार दोनों न्यायालयों को प्राप्त है। 5वां है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक, भाषाई और निर्जाति अल्पसंख्यकों को। इसका ऑप्शन सी ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 30(1) में यह उल्लेख किया गया है शिक्षा संस्थाओं की, आर्टिकल 30(1) में है धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचियों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संबंधों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से। ऑप्शन ए है, बी है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी है संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी है बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो इसका ऑप्शन डी है ठीक है दोस्तों, बिना किसी राज्यों की सहमति से। आर्टिकल 253 में इस बात का उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावी करने के लिए या लागू करने के लिए या किसी करार को लागू करने के लिए राज्य बिना किसी राज्य की सहमति से नियम कानून बना सकता है। अब हमारा प्रश्न नंबर संख्या 7, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350(a) और डी अनुच्छेद 351। इसमें है ठीक सी, अनुच्छेद 350(a). अनुच्छेद 350 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्यों के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य में ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वहाँ की ऐसी सुविधा या उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो या उचित समझता हो। आर्टिकल 349 में है कि राज्यसभा यदि विशेष बहुमत से पारित करके संसद को कह सकता है कि यह राज्य के लिए कानून बनाए, कोई विशिष्ट बात है उसके लिए कानून बनाए। और 350 में है जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान यह देना है कि आपात की समाप्ति होने पर 6 माह के बाद तक प्रभावी रहेगी। मतलब जब आपात खत्म हो जाएगा उसके 6 माह तक कानून जो नियम बने हैं वो लागू रहेंगे, 6 माह बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और आर्टिकल 349 के तहत जो कानून बनेगा वो 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा और उसको एक वर्ष करके आगे 1 वर्ष करके आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं रहेगा। अब आर्टिकल 351 में है कि जो संसद आर्टिकल 349 और आर्टिकल 350 के तहत कानून बनाता है उसमें और राज्य के विधानमंडल में की विधियों में कोई असंगति हो जाती है या टकराहट हो जाती है तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है वही प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है
ऑप्शन ए में जो राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 2 में, अनुसूची 1 में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, कैग के अध्यक्ष और लोग जो हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन के जिक्र किया गया है, उनके वेतन का उल्लेख है। और 3 में, तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद पर हैं उनके शपथ की बात की गई है। और 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। और अनुसूची 6 में जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में सूचित किया है। सेकंड कथन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा कथन है, भारत के सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी है। और चौथा ऑप्शन है, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा सबसे छोटा समुदाय पारसी है और तीसरा भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ये 2 सही है। पहला, ये 1995 का क्वेश्चन है, उस समय पहला ऑप्शन ठीक था, लेकिन इस समय ये नहीं ठीक है। इस समय जैन जो थे उनको भी अल्पसंख्यक जन समुदाय का दर्जा दे दिया गया है और इनको 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। इस समय अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या हो गई है 6, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। और जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। तो इस समय इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3, मतलब कथन 3 और कथन 4 ठीक होगा दोस्तों। कथन 3 और कथन 4 है इसको। सूची 1 है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। और इधर सूची 2 में किराया अधिकरण की स्थापना, राज्य किराया, यहाँ राज्य होना चाहिए, राज्य किराया अधिकरण की स्थापना 2 है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तीसरा कथन है, गांव या अन्य स्थानीय स्तर पर पंचायतों का गठन। चौथा ऑप्शन है, 10वीं वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और 5वां है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसमें ए का 5 हो गया, तो 5 ए में है और बी में है। तो चलो आगे देखते हैं। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य किराया अधिकरण की स्थापना है, मतलब बी का 1 हो गया, बी का 1, ये भी मैच कर रहा है। तीसरा देखते हैं, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 10वीं वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना है। चौथा है, मतलब सी का 4, सी का 4 ए। सी का 4 ए वाला ऑप्शन ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन ठीक है। और 80वां संविधान संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन हम लोग और क्वेश्चन लेके आएंगे। अगले दिन मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे
और वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो वो बीच में छोड़कर मत भागे, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके जब आप लोग बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि मेरी क्या गलती है, तभी मैं उसको सुधार सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।